हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। पहाड़म एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में मार्च महीने का करंट अफेयर्स का अवलोकन करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज उड़ान एक्सप्रेस बैच के मार्च महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। पहले हमने जनवरी प्लस फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को इसी यूट्यूब चैनल पर देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लें। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम 6 महीने का करंट अफेयर्स अगले कुछ दिनों में आप लोग को पूरी डिटेल्स में कंप्लीट कराएंगे। चलिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी चर्चा आर्टिकल 124 में की गई है, आप लोग जानते हैं। ने हरीश राणा वाद, आप लोग याद कीजिएगा, वाद का नाम आपसे पूछ लेगा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव एथनेसिया कहते हैं, को अनुच्छेद 21 के तहत, मतलब कोई व्यक्ति लंबे समय से वेंटिलेटर पर है, कोमा में चला गया है, ना खा रहा है बढ़िया खुद से, ना बोल पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना कुछ, उनका इशारा इशारा में ही सिर्फ कभी कभार, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी बस इस उम्मीद में कि वो कभी कभी हो सकता है 10 साल 5 साल बाद वो कोमा से बाहर आवे, तो उन लोगों को वेंटिलेशन पे रखा जाता है। लेकिन यदि दवाई खर्च ज्यादा आवे लगने लगे कि वो व्यक्ति कष्ट में जी रहा है, बस उसकी सांसें चल रही है, बाकी सब कुछ वो डेड बॉडी के कंडीशन में चला गया है, तो उसको जो है सरकार मारने की अनुमति दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पेसिव एथनेसिया को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के तहत जोड़ा है। तो आप लोग याद कीजिए, जानते हैं हम लोग, आर्टिकल 21 जो है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। मेनका गांधी बांध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसी गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत ही इस बार जो है क्या क्या चर्चा किया गया है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार मिला है हरीश राणा वाद में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का हो गया गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। जैसे इसके तहत काम क्या किया जाता है, वेंटिलेटर आदि हटा लिया ताकि प्राकृतिक मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो सके। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्म, याद कीजिएगा, धर्म संबंधित व्यक्ति की अनुच्छेद अनुसूची जाति, यानी मतलब कोई व्यक्ति है एससी कैटेगरी किस धर्म में संबंधित है, सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति ही को ही दर्जा प्राप्त है। यदि किसी ने ईसाई या मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा लिया है तो एससी का दर्जा खो देता है। यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बौद्ध है या सिख है या हिंदू है, ठीक है, इस तीनों में से किसी ने यदि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लिया, और कोई मान लीजिए व्यक्ति भारत में एससी धर्म से संबंधित है, हिंदू है और वो ईसाई धर्म अपना लेता है, तो उसका धर्म का एससी का दर्जा समाप्त हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाद में कहा है, तो इसको याद रखिएगा। हिंदू, बौद्ध, सिख, ये। और हम लोग जानते हैं इसी तरह से एक धर्म वाली बात की, जो भारत में नागरिकता देने की बात हुई थी 2019 में, नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों से जो भी लोग आएंगे उनमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी को शामिल किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद है हंसा नंदनी नंदूरी बनाम भारत संघवाद में निर्णय लिया कि 3 माह से अधिक आयु के बच्चों को गोद देने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। जो मेटर्निटी लाभ है, जैसे एक आप लोग कानून पढ़ोगे, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1976 का भारत में कानून है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो है 6 माह का पेड लीव दिया जाता है, मातृत्व अवकाश जिसको हम लोग कहते हैं, जब उनके बच्चे का जन्म होने का लगा रहता है। तो अब कहा गया कोई महिला यदि गोद भी लेती है बच्चे को, तो उसको भी 3 माह से अधिक आयु का बच्चा है उसको गोद ले तो उसको भी मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। ये हंसा नंदनी नंदूरी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में 11वां रायसीना डायलॉग, याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग हर साल होता है और हर साल नई दिल्ली में होता है, क्योंकि रायसीना हिल्स पे भारत का राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित है, इसलिए उसको रायसीना डायलॉग कहा जाता है। और यह रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल का शुभारंभ किया गया यहाँ पे। रायसीना डायलॉग 2016 में शुरू हुआ था और एक भू राजनीति तथा भू अर्थशास्त्र पर संवाद मंच है, मतलब यहाँ पे विश्व के स्तर पे ग्लोबल लेवल पे क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, उसको दर्शाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आपस के देश जो है मिलकर यहाँ पे बैठ के संवाद करते हैं। हर साल 5, 7, 10 देश जो है इसमें भागीदार बनते हैं, उसको रायसीना डायलॉग कहा जाता है। और ये एक तरह से अनौपचारिक फोरम है जिसमें सिर्फ वार्ता किए जाते हैं कि विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए अगला है नीति आयोग। नीति आयोग भारत का एक गैर संवैधिक और गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसको ना तो संविधान द्वारा बनाया गया और ना ही किसी सरकार के कानून द्वारा। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी और
NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके पीएम जो है, इसके जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसके उपाध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है अभी, अशोक कुमार लाहिड़ी जो है इसको उपाध्यक्ष है, और इसके सीईओ जो है निधि छिब्बर को बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा इसके। तो ये दोनों मिलकर मतलब एक है नीति आयोग यूनिस ऑफ इंडिया ने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते थे, आकांक्षी ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम में रणनीतिक हस्तक्षेपों को समर्थन देने के लिए समझौता किया। यूनिस ऑफ इंडिया और जो है नीति आयोग जो है भारत में एक्सपेरिशनल डिस्ट्रिक्ट 112 आकांक्षी जिला और 500 आकांक्षी प्रखंडों का चयन किया गया है पूरे भारत लेवल पे जो अत्यंत पिछड़े हैं, और इन सबको जो है बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी संस्था है ने विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हरित आजीविकाओं एवं महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपसे पूछेगा लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कार्यक्रम किस संस्था की पहल है, तो पहल संस्था का नाम पूछेगा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था याद कर लीजिएगा। और इन्होंने कहा कि जो ग्रीन एनर्जी है, उस ग्रीन एनर्जी में महिलाओं के लिए जीविका मतलब रोजगार सृजन कैसे हो उसके लिए, और महिलाओं को विमेन लेड इंटरप्रेन्योरशिप को कहा जाता है, विमेन लेड इंटरप्रेन्योरशिप यानी महिला नेतृत्व वाली उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। अगला है संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसके मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, वही गुना जो मध्य प्रदेश से सांसद देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इनके मंत्री। उमरी एक गांव है गुना जिला मध्य प्रदेश में, यहाँ से समृद्ध ग्राम फिजिकल सेवा, फिजिकल सेवा मतलब हुआ कि वो फिजिकल रूप से उपलब्ध रहेगा और डिजिटल सेवाएं देगा। जैसे आप अपने मोबाइल से कोई सेवाएं ले लेते हैं तो उसको ई सेवा कहा जाता है, मतलब वो डिजिटल रूप में उपलब्ध है। लेकिन फिजिकल सेवा मतलब जैसे कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया गया है और वहां पे जो है सो भौतिक चीजें रहेगी और वहां डिजिटल सेवा भी मिलेगा। जैसे कुछ हॉस्पिटल बना दिया गया, वहां फिजिकल रूप से भी सुविधा ले सकते हैं और हो सकता है कि वहां डिस्टेंस मोड में डॉक्टर भी आपको सुविधा परामर्श दे सके, तो उसको फिजिकल प्लस डिजिटल कहा जाता है। इस टाइप के बाद जैसे किसी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ने गए तो वहां हो सकता है कि कुछ क्लासेस जो है आपको फिजिकल मोड में किसी टीचर द्वारा पढ़ाया गया हो, और हो सकता है कि कुछ क्लासेस जो है दूर दराज के किसी टीचर द्वारा डिजिटल रूप में पढ़ाया गया है, तो इसको फिजिकल मॉडल कहा जाता है। और ये वर्तमान में उभरता हुआ नया टर्म है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल टर्म। चलिए अगला हम लोग का है पर्पल फेस्ट। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों को प्रतिभा उपलब्ध आकांक्षा को उत्सव। देखिए जहां भी पर्पल की बात आएगी, कलर की बात आएगी, वहां दिव्यांग, जैसे हम लोग महिलाओं के लिए कलर की बात करते हैं, तो उसी तरह से पर्पल फेस्ट जो है वो दिव्यांग जनों के समर्पित कलर है, और इसके संबंधित उसके उपलब्धि को दर्शाने के लिए पर्पल फेस्ट कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह, फुल फॉर्म है UNIGME के बाल मृत्यु का स्तर एवं रुझान शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का मृत्यु दर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 1990 में 127 प्रति 1000 जीबी जन्म से घटकर 2024 में मात्र 26.6 हो गया है, और नवजात मृत्यु दर 70% से घटकर 57 हो गया है, यानी 16.7। मतलब देखिए भारत में कहा गया है कि एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रति 1000 पर जो अपना 5वां बर्थडे नहीं बनाते उसको कहा जाता है बच्चा का बाल मृत्यु दर, और नवजात मृत्यु दर कहा जाता है कि अपने पहले बर्थडे से पहले उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये दोनों 1000 पे निकाला जाता है। आपसे स्टेटिक पार्ट में 1000 की जगह 10,000 या 1 लाख दे दे, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया, कहा गया कि भारत में जो है बाल मृत्यु दर पहले 1990 में 127 था, अब 26.67 लगभग 27 हो गया, और जो है 1990 में नवजात मृत्यु दर 57 था जो घट के मात्र लगभग 17 रह गया है। तो ये डाटा के रूप में आपसे पूछा सकता है। इसका रिपोर्ट यदि नहीं पूछे तो हो सकता है आपसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आया 6 उससे संबंधित रिपोर्ट पूछ ले, लेकिन इसी टाइप का डाटा उसमें भी दिया रहेगा कि बाल मृत्यु दर कितना है, नवजात मृत्यु दर कितना है। आप स्टेटिक पार्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि नवजात मृत्यु दर किसे कहते हैं, बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं। अगला है लेगेसी थ्रेस्ट टेररिज्म, ये एक तरह का प्रणाली है, ये एक तरह के वे जिले हैं, गृह मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू किया गया है लेगेसी थ्रेस्ट टेररिज्म। मतलब कि कुछ जिले ऐसे हैं जो कि वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद से प्रभावित हैं, लेकिन यदि उसको वामपंथ उग्रवाद वहां से मान लीजिए खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यदि उसको विकास की धारा में नहीं जोड़ा गया, वहां रेलवे सड़क बिजली पुल ये सब चीज नहीं बनाया गया, स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य नहीं पहुंचाया गया, तो हो सकता है कि वहां नक्सल गतिविधि फिर से बढ़ सके। इसके लिए लेगेसी थ्रेस्ट टेररिटीज की सुविधा यानी योजना गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आपसे इससे 2 प्रश्न बन सकता है। पहला कि लेगेसी थ्रेस्ट
टेरिटरीज यानी एरिया कहता है, लेगेसी थ्रेस्ट टेरिटरीज का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया, गृह मंत्रालय ने। किस एरिया में, आपसे पूछा कह देगा आकांक्षी जिलों कार्यक्रम में, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों में, या फिर नक्सल प्रभावित जिलों में। तो ये नक्सल प्रभावित जिलों में, और किस लिए, तो वहां विकास सुनिश्चित करने के लिए। अगला है आयकर अधिनियम 2025। हम लोग जानते हैं कि भारत में पहले आयकर अधिनियम 1961 था और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान थे। अब जो है आयकर अधिनियम 2025 जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसके लिए प्रारंभ नामक एक पहल जो है वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, आयकर अधिनियम 1961 की जगह आयकर अधिनियम 2025 लाया गया और इसके संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रारंभ नामक पहल वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला है योग 365 पहल का शुभारंभ आयुष मंत्रालय द्वारा योग को वार्षिक उत्सव की जगह जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए शुरू किया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साल योग जो है 21 जून को मनाया जाता है। इस साल का योग दिवस का कार्यक्रम विशाखापट्टनम आयोजित किया गया था, कोलकाता में आयोजित किया गया था। अब हो सकता है कि सरकार जो है मतलब व्यक्ति को जो है वो एक दिन का उत्सव, योग को सिर्फ एक दिन का उत्सव बना ले, उसकी जगह योग को वार्षिक उत्सव की जगह जीवन का अभिन्न अंग बना ले और लोग हर बार जो है योग को मानने लगे। इसके लिए लाया गया है योग 365 पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी किया, यूएनएसडीएस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। इसमें फिनलैंड शीर्ष पे रहा, आइसलैंड दूसरे स्थान पर रहा और भारत 147वें 116वें स्थान पे है। याद रखिएगा 2025 में 118वें स्थान पे था, अब 116वें स्थान पे आ गया है भारत। तो आपसे रैंकिंग पूछेगा कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, 116। जारी कौन किया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी इसको कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया। 163 देशों में अफगानिस्तान को इस साल सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश माना गया है। पहले जो है सूडान और इटलिया इस लिस्ट में आते थे, अब उसको पछाड़कर पाकिस्तान जो है नंबर 1 आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। भारत 13वें स्थान पे है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित कर दिया है। जल संरक्षण पहल का जाता है, इसके जेजेएम 2.0 जल शक्ति जल जीवन मिशन 2.0 की बात की गई है और इसको 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के अंतर्गत कार्यरत अटल नवाचार मिशन, हम लोग जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन एक प्रकार की भारत सरकार का नीति आयोग द्वारा संचालित एक परियोजना है जो स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बच्चों में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसके तहत त्रिपुरा में देश का पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत त्रिपुरा के बच्चों को स्कूली स्तर पे विज्ञान में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, इस सब में शिक्षा दिया जाएगा। गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहां पे रामचंद्रपुर अग्रहाम के लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर है जिसका नाम है नरसिंह स्वामी मंदिर। पूछेगा कहाँ है, हाल फिलहाल में देखिए आपसे अभी भी देखिए बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए तो 1 2 3 4 करके 2-3 मंदिर दे देगा और वो मंदिर कहाँ का है या किस शैली में बना हुआ है, उस टाइप के या किस वंश के राजाओं ने बनाया। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूछा था खजुराहो के मंदिरों को किस वंश के राजाओं ने बनाया था, खजुराहो ने, वो चंदेल शासकों ने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त शासकों ने बनाया था। इसी टाइप का आपसे मिलान करने के लिए पूछता है और पहले भी पूछा है और बीपीएससी हर बार इसको पूछता है। उसी तरह से क्या आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, बहुत सारी आप आदि साउथ का मूवी देखते होंगे, उस मंदिर में इसका बहुत बार फिल्म आया है। वो गजपति शासकों जो कि उड़ीसा में शासन करते थे, गजपति शासक, उस शासकों द्वारा ये बनाया गया था और उसका एक अभिलेख मिला है यहाँ पे, ठीक ना। मासी मगम उत्सव, ये जनजाति इरूला जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, उसी द्वारा बनाया गया मासी मगम उत्सव, ठीक है। अगला हम लोग का है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026, त्रावणकोर पैलेस नई दिल्ली में मनाया गया। ट्राइबल लोगों को, जनजातीय लोगों को समर्पित ट्राइबल आर्ट फेस्ट, यानी वो अपना लोग कला प्रदर्शन, हैंडीक्राफ्ट, नृत्य कला आदि का प्रदर्शन करते हैं। चपाचार कूट मिजोरम में सप्ताह भर चलने वाला एक प्रकार का फेस्टिवल है। ये जो है चपाचार कूट फेस्टिवल जो है ये फसल उत्सव है, मिजोरम में मनाया जाता है। भव्य स्कीम जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने के लिए भव्य स्कीम लॉन्च किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा कि हाल फिलहाल में भव्य योजना किस लिए लाया गया है, तो शिक्षा के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, इस टाइप की बातें आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि भव्य स्कीम, ठीक ना। और इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका याद रखिएगा, भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको हम लोग कहते हैं भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, जैसे ब्लू इकोनॉमी होता है, व्हाइट समुद्री
अर्थव्यवस्था से, जहाँ समुद्र संबंधित मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। उसी तरह से ऑरेंज इकोनॉमी जो है क्रिएटिव इकोनॉमी को कहा जाता है, जिसमें आप लोग अपना रील्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, उसको कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। तो कुछ किससे संबंधित है, उस रचनात्मकता, बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक पूंजी प्रभावित होती है। जैसे किसी कलाकार ने अपना कोई बढ़िया गीत गा लिया तो उसको सांस्कृतिक पूंजी कहा जाता है। बौद्धिक संपदा मतलब कुछ तकनीक बना के, कुछ बना के अपना चीजें बना लिया तो उसको बौद्धिक संपदा कहा जाता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधीन काम करता है। इसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इसके द्वारा एक परियोजना लाएगा राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है का पहला सार्वजनिक निगम जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ। RIIT एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब सड़क अवसंरचना निर्माण करने के लिए। जैसे यदि आप लोग शेयर मार्केट पूंजी ये सब पढ़ते होंगे तो आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी RIIT में भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। एक प्रकार का अवसंरचना निवेश क्या है, ट्रस्ट है, जो कि जनता से, सरकार से, आम पब्लिक से, पूंजीपतियों से पैसा लेती है बॉन्ड के रूप में, शेयर के रूप में, और फिर आप उसका निर्माण जो है सड़क निर्माण परियोजनाओं में खर्च करती है। सुजल गांव आईडी पहल पूछा गया एग्जाम में है, जो इस एग्जाम में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रत्येक ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजना को दिया जाए एक योजना आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान। पूछेगा सुजल गांव आईडी पहल क्या है, जिस जिस गांव में जल जीवन 2.0 मिशन के तहत पाइप मतलब नल जल योजना के तहत पानी गया है, उसको एक योजना विशिष्ट डिजिटल पहचान है कि उस गांव में ये चीज चल गया तो उसको एक ID कार्ड दे दिया जाएगा, फिर कोई 10 अंक का डिजिटल पहचान दे दिया जाएगा अल्फान्यूमेरिक रूप में, और उस गांव संबंधित किसी भी समस्या का ट्रेस कर सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। अगला है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC ने महिला किसान को बनाने के लिए कृषि सखी पहल। अब देखिए एक है बीमा सखी पहल, तो ये बीमा सखी पहल जो LIC लॉन्च किया था, और बीमा सखी पहल के बारे में BPSC ने प्रश्न पूछ दिया है। बीमा सखी पहल तो आपसे पूछ लेगा कि बीमा सखी पहल किसने लॉन्च किया था, LIC ने हरियाणा से। अब कृषि सखी पहल पूछा किसने लॉन्च किया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जो कि महिला किसानों को समर्पित ये कार्यक्रम है। आपसे पूछा सकता है फसल बीमा संबंधी जागरूकता, भागीदारी और कौशल प्रदान करने सशक्त बनाने के लिए। अगला है केंद्र सरकार निर्यात संवर्धन मिशन, एक भारत सरकार की योजना है कि निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। को अंतर्गत एक समयबद्ध एवं लक्षित हस्तक्षेप के रूप में रिलीफ योजना लाया गया। जैसे अभी नॉर्थ जो हम लोग का जो साउथ एशिया है, मतलब ईस्ट वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया, जहाँ ईरान, इराक, इजराइल सब के बीच में जो युद्ध चल रहा है गजा में, तो इन सब के बीच में जो औद्योगिक कंपनियां का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जहाज नहीं आ जा पा रहे हैं, तो सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और उस पर हुती, हमास, यमन, लाल सागर इन सब में हमला जो हो रहा है, तो उन सबको हमला की वजह से जहाज वाले जो है आने जाने के लिए कतरा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी अपना सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो उसको जो है शिपमेंट्स और आगामी निर्यात दोनों के लिए कवर करती है कि MSME कंपनी को क्या करेगा, देगा कि आप जो है निर्यात कीजिए, कुछ समस्या होगी तो हम रिलीफ योजना के तहत आपको सुविधा देंगे, कुछ छूट देंगे, कुछ डायरेक्ट आपको बेनिफिट देंगे, कैश ट्रांसफर देंगे। केंद्र सरकार ने जलगांव महाराष्ट्र में बनाना क्लस्टर यानी केला क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इस क्लस्टर के अंतर्गत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज किया जाएगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज किया जाएगा, मशीनीकरण, जैव नियंत्रण, फल आवरण, प्री कूलिंग जैसी सुविधाएं स्थापित, केला को बना के, और भारत का केला का जिला या केला का शहर, जैसे मुजफ्फरपुर को लीचियों का शहर कहा जाता है, फरीदाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है, उसी तरह से केला का शहर जलगांव महाराष्ट्र को कहा जाता है। आप लोग स्टैटिक पार्ट में याद रखिएगा। तो वहां पे केला क्लस्टर बनाने का निर्माण भारत सरकार ने किया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में सड़क एवं रेलवे पुल अवसंरचना निरीक्षण एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से बनाने के लिए प्रिज्म 5। आपसे पूछेगा प्रिज्म 5 कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली। किस लिए चाहते, तो सड़क और रेल संबंधी जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेगा, उसका अनुमोदन होगा, क्लियरेंस मिलेगा। तो प्रिज्म 5G लॉन्च किया गया है, SG प्रिज्म SG लॉन्च किया गया, पोर्टल फॉर वेट रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट स्टील गार्डर, मतलब एक प्रकार का ये पोर्टल है प्रिज्म 5G। किस लिए, तो सड़क और रेल संबंधित अवसंरचनाओं के अनुमोदन और उसकी समस्या संबंधित समाधान के लिए। ठीक है। अगला है फुल फॉर्म की जगह आपसे प्रिज्म 5G पोर्टल किसने लॉन्च किया, केंद्र सरकार ने कहा, तो नई दिल्ली में। ठीक है, इतना बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। असम ने पहली बार GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक। कार्बी आंगलोंग असम का एक जिला है या फिर वो एक स्पेशल एरिया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि असम को अनुसूची 6 के तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जगह प्राप्त है, मतलब विशेष आरक्षण प्राप्त है। उसी के तहत में असम में एक जो है विशेष क्षेत्र बनाया गया है, कार्बी आंगलोंग एरिया। उस एरिया में जो अदरक होता है उसको कार्बी आंगलोंग कहा जाता है, आंगलोंग अदरक कहा जाता है। उसको पहली बार लंदन भेजा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को
बार ऑफ एट्रिएशन कहा जाता है। अब बार ऑफ एट्रिएशन कहा जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा चीज होता है जिसमें युद्ध को खत्म करने की जगह वहां पे कोई भी सामने वाला सरकार क्या करेगा कि उसके दुश्मन के संसाधन को समाप्त कर दिया जाए। जैसे मान लिया जाए आदि रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है या इजराइल और ईरान के भी युद्ध हो रहा है, तो ऐसा हो कि ईरान का धीरे सारे मिसाइल तेल गैस इस सब चीज की समस्या संसाधन को समाप्त कर दिया जाए तो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो स्वयं सरेंडर कर देगा, तो उसको कहा जाता है बार ऑफ एट्रिएशन। तो पूछेगा हाल फिलहाल में चर्चा में रहा शब्द बार ऑफ एट्रिएशन का संबंध किस चीज से है, ये पूछेगा कि जिसमें दुश्मन के संसाधनों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत ने मैत्री पाइपलाइन के जरिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम से पार्वतीपुर डिपो दिनाजपुर बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल आपूर्ति किया है। पूछेगा कहाँ पे है, पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश। तो ये भारत बांग्लादेश संबंध के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे बिहार में मोतिहारी से अमेरखंज और वीरगंज के बीच नेपाल में जो है तेल पाइपलाइन बिछा हुआ है, वैसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम से पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन बिछा हुआ है, वहां से 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा गया है। खार्ग द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा सकता है कहाँ पे है, फारस की खाड़ी में है, ईरान का ये भाग है और 25 किलोमीटर में प्रवाल द्वीप है। यहाँ ईरान का प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल है और अमेरिका चाहता था इसी पे बम गिरा दे और इसको नष्ट कर दें जिससे उसका तेल निर्यात प्रभावित हो और वो जो है अमेरिका वहां पे नियंत्रण स्थापित कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डेवन द्वीप क्या है, कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यहाँ मंगल ग्रह पर जीवन के सिद्धांत की खोज हो रहा है। मतलब डेवन द्वीप कहाँ पे है, कनाडा में। यहाँ काम क्या हो रहा है, तो मतलब अध्ययन किया जा रहा है कि जहाँ वातावरण जैसा मंगल ग्रह का है वैसा ही वातावरण यहाँ का है। धनंजय मोहन समिति का संबंध जो है भारत में जैव विविधता पर आक्रामक विदेशी प्रजाति जो कुछ प्रजातियां ऐसी जो भारत की देशी प्रजातियों को हानिकारक पहुंचा, जैसे लेंटेना घास, गेम्बुसिया मछली, ये सब मछली जो भारत में जैसे यूक्टिपिलस का पौधा यहाँ की पानी जड़ जंगल जमीन को प्रभावित करता है उसको आक्रामक विदेशी प्रजाति कहा जाता है। उसके अध्ययन के लिए धनंजय मोहन समिति गठन किया गया है। अगला, ईरान के कुछ हिस्सों में तेल प्रतिष्ठानों में आग लगने के बाद ब्लैक रेन, तो पूछेगा ब्लैक रेन का संबंध किससे है, तो जब बारिश की बूंदें वायुमंडल से औद्योगिक प्रदूषण जैसे काली राख का तेल आदि के साथ वर्षा करती है और फिर सोख लेती है, फिर उसके साथ जब वर्षा होता है उसको ब्लैक रेन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक रेन कैसे होता है, तो जब कहीं पे दुर्घटना होता है तेल टैंकर में रिफाइनरी में, तो वहां से काली खराक तेल की बूंद आदि बादल सोख लेता है, फिर वो वर्षा कराता है तो वो ब्लैक रेन काली बारिश होती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन कवर सूचकांक लॉन्च किया है, एक नया सूचकांक है भारत सरकार द्वारा। यह सूचकांक जो है 2025-26 से जारी किया गया है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण का पहला उपग्रह मूल्यांकन, मतलब भारत में आप लोग जाते होंगे तो सड़क के दोनों किनारे जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और बीच में भी लगाए जाते हैं। इन सबके कि कितनी मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं, कितना जीवित बचा, कौन सूख गया, किस राज्य में सबसे अधिक है, किस नेशनल हाईवे पे सबसे अधिक सड़क ये है, उसके लिए एक NHGCI लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स इसको कहा जाता है। ठीक ना। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी किया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMA द्वारा। इसका मुख्यालय लंदन में है और पृथ्वी का असंतुलन जो है पिछले 65 वर्षों की तुलना में वर्तमान में सबसे अधिक स्तर पे है। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट है, कौन जारी किया, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा 1982 से प्रकाशित रिपोर्ट है और कहता है कि 2025 में चरम मौसमी घटनाओं में जनवरी से नवंबर के बीच 99% की वृद्धि हुई। इन सब रिपोर्ट को आप मेंस के एग्जाम में ऐसे लिखने में आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 बार पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा 1982 से प्रकाशित होता है। अगला है अगनासनी वेदावती नदी लिंक परियोजना। ये दोनों नदी है, क्या नाम है, अगनासनी और वेदावती नदी, कर्नाटक से है, जिसमें अगनासी नदी के पानी को वेदावती नदी पहुंचाया जाएगा। अगनासी नदी पश्चिमी घाट के कर्नाटक से निकल अरब सागर में गिरती है, वहीं कर्नाटक आंध्र प्रदेश बहने वाली वेदावती नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और इसी तुंगभद्रा पे कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है, हैदराबाद में, आप लोग जानते हैं। तो पूछेगा कि वेदावती किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। मोस्टली स्टेटिक के लिए आपको इंपॉर्टेंट करना है, जैसे 4 ऑप्शन आपसे दे दिया, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन गिरती है, अगनासनी नदी, इस टाइप का दे देगा। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 स्विस फर्म के अनुसार पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश घोषित हुआ, उसके बाद बांग्लादेश और फिर ताजिकिस्तान है। और सबसे प्रदूषित शहर जो है लोनी गाजियाबाद के निकट है, वो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। तो चर्चा में रहा AIQA रिपोर्ट के अनुसार जो कि स्विस फर्म जारी किया, सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान और सबसे प्रदूषित शहर लोनी गाजियाबाद। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, जैसे शांत घाटी केरल में है। दुर्लभ केकड़ा की खोज के लिए इसमें नर और मादा दोनों एक ही में जो है लक्षण पाया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ जीव जंतु जो है तापमान के अनुसार नर और मादा हो जाते हैं, जैसे गिलहरी, छिपकली,
उसके बाद जो आपका टर्टल कछुआ जो हुआ, ये सब में कुछ जीव, उसी तरह से कुछ केकड़ा भी होता है जो अपने विशिष्ट परिस्थिति, जलवायु कंडीशन, तापमान, इन सब की वजह से जो है एक ही में मेल या फीमेल हो जाता है, ठीक ना। तो उसका खोज ऐसा किया गया है, इसको वेला कार्ली नाम से प्रजाति संबंधित है। मेगा मलाई वन्य उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आपसे पूछा सकता है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन थर्मोलॉजी, ये कहाँ? चेन्नई ने तमिलनाडु के मट्टम तट के पास एक फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह महासागर की सतह पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म है जो वायुमंडलीय स्थितियों को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सोनार, पहले इसको समझिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब इसको समुद्र के ऊपर से नीचे जो है कोई चीज भेजा जाता है, साउंड के रूप में भेजा जाता है, और जब लौट के आता है तो इसकी गति के आधार पे हम लोग जो है क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि कोई चीज कहाँ है, कितनी गहराई पे है। उसी तरह से लिडार जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लीजिए, फिजिक्स का एक टर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो है एक लेजर छोड़ता है लाइट के रूप में, उस लेजर पल्स का उपयोग करके महासागर की स्थिति में कौन सा खनिज कहाँ छुपा हुआ है, किस परिस्थिति में है, उसका ये अध्ययन करेगा। तमिलनाडु में इसको मुट्टा तट पे स्थापित किया गया है। GRC, गार्डन रिफ शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता में निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट को चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 250, देखिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होता है कि वैसा कंटेनर जो है हवा से नीचे छोड़ा जाता है, ठीक ना। 4 इन फ्लाइट रिलीज को DRDO साथ मिलकर सफलतापूर्वक संपन्न किया है। एयर ड्रॉप कंटेनर 150 लॉजिस्टिक आपूर्ति के लिए विकसित एक स्वदेशी हवाई आपूर्ति प्रणाली है। मतलब एक प्रकार का मान लीजिए कि कहीं बाढ़ तूफान आ गया, कोई समस्या आ गया, तो वो एक कंटेनर मिला दिया जाएगा, उस कंटेनर का प्रयोग करके आप हॉस्पिटल बना लीजिए, घर बना लीजिए, आवासीय सुविधा बना लीजिए, उस टाइप की चीजें होगी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, जिसको हवा से नीचे आप गिराइएगा तो वो टूटेगा फूटेगा नहीं। अगला, इसरो ने महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में उन्नत CE-20 मतलब क्रायोजेनिक इंजन 20 के सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। CE-20 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण इंजन है जिसका उपयोग LMV-3 लार्ज जो व्हीकल्स है उसके LMV-3 में उपयोग किया जाता है। ऊपरी चरण इंजन है, मतलब जैसे हम लोग वाहन देखते हैं तो 1 2 3 चरणिया वाला है, तो यहाँ पे पेलोड रहता है, उसको रॉकेट को द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये जो रॉकेट है उसी को LMV-M3 कहा जाता है, ठीक। इसको थ्रस्ट देने के लिए हम इंजन के रूप में प्रयोग करते हैं विभिन्न चीज। उसी तरह से इसमें क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया गया है जो अधिक थ्रस्ट देता है, जो कि वायु से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो उसके लिए जो है ये ऊपरी चरण इंजन नामक टेस्टिंग किया गया है। अब है ब्रेन को प्रोसेसर मॉनसूट परियोजना, ये पूछेगा आपसे कि मून शॉट परियोजना किसने लॉन्च किया? IISc बेंगलोर द्वारा ब्रेन को प्रोसेसर, जिसका उद्देश्य न्यूरोफॉर्मिक हार्डवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। जैसे कि एक न्यूरोफॉर्मिक हार्डवेयर रहेगा, ये कोई डिवाइस रहेगा, उसको मशीन मानव के दिमाग से अध्ययन करके जोड़ दिया जाएगा और ब्रेन को प्रोसेसर विकसित किया जाएगा जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को, मतलब सीधा सीधी कंप्यूटर जो है पूरा पूरी मानव की तरह कैसे कार्य करे, कंप्यूटर मानव का दिमाग की तरह कंप्यूटर कैसे काम करे, या फिर मानव के दिमाग में ही कंप्यूटर फिट कर दिया जाए, कुछ चिप्स फिट किया जाए और उसको मशीन से कंट्रोल किया जाए, तो उसको मून शॉट परियोजना कहा जाएगा, ब्रेन को प्रोसेसर, IISc बेंगलोर द्वारा। अगला, हाल ही में 23 शैक्षणिक संस्थाओं को क्वांटम लैब्स की मंजूरी देगी। पहला राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया था? 2024 में 500 से 1000 क्यूबिट के क्वांटम विकसित करने की बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति ने स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड LSCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना स्टेशन जैसलमेर से एक सॉर्टी संपन्न की, मतलब उसमें वो घूमी है, ठीक ना। हॉल द्वारा विकसित प्रचंड भारत का पहला दिशा में विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो आपसे पूछेगा हाल फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति महोदया ने किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो पूछेगा LCH प्रचंड में, इसको याद करिएगा। विकसित कौन किया गया? हॉल द्वारा, और हल्का स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। डेनमार्क यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने HIV और सिफिलिस के मातृ से शिशु संचरण, मतलब माता से चाइल्ड में ये दोनों बीमारी HIV और सिफिलिस, ये दोनों को संचरण को समाप्त करने की उपलब्धि हासिल की है, ठीक ना। ये WHO देता है और ये मानक प्रत्येक 1 लाख जन्म पर 50 से कम शिशु संक्रमण होने पर और कम से कम 95% गर्भवती महिलाओं की जांच और उपचार पर प्राप्त होने के बाद दिया जाता है। मतलब ये बीमारी यदि महिलाओं से बच्चों में नहीं फैलने लगे, यदि मान लीजिए 100 महिलाओं को एड्स है, ठीक ना, और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया,
तो भी उसमें जो है कम से कम 50 मतलब उस साल 1 लाख मान लीजिए 1 लाख में 50 महिलाओं को एड्स में है, तो उसमें से 50 मात्र को नहीं फैले तो माना जाएगा, ठीक ना। अगला वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के गहरे क्षेत्र में जहां सूर्य प्रकाश उपलब्ध नहीं है वहां डार्क ऑक्सीजन की खोज की सूचना दी है। डार्क ऑक्सीजन वह है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला है स्टेट ऑफ हार्मूज के आसपास क्षत्रिय संघर्ष के बीच जीपीएस जैमिंग के व्यापक घटनाएं इधर। अब जैसे एक होता है जीपीएस स्पूफिंग और एक होता है जीपीएस जैमिंग। जीपीएस जैमिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक हमला किया जाता है और रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करके नेविगेशन ब्लॉक कर देगा, जिससे जहाज, हवाई जहाज या पानी वाले जहाज को सही प्रकार का नेविगेशन नहीं मिलेगा, इससे वो समुद्र में ही भटक जाएगा, एयर टर्बुलेंस हो जाएगा, वो सही से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। और एक होता है जीपीएस स्पूफिंग, इसके तहत फेक जीपीएस से सिग्नल भेजा जाता है और इसके तहत जैसे किसी जहाज को कैप्चर करना, हाईजैक करना है, तो उसके लिए जीपीएस स्पूफिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो प्रकार का साइबर हमला है जो कि नेविगेशन सिस्टम में किया जाता है, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। तो ये दोनों आपसे पूछा सकता है, दोनों में अंतर क्या है या क्या है। तो जीपीएस स्पूफिंग में फेक सिग्नल भेजा जाता है और इसमें नेविगेशन को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। यूपी सरकार ने मैनपुरी जिला था इटावा जिला में सारासनिक करेंट सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। सारा प्रकार का पक्षी स्मार्ट स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टूल प्रणाली दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है और नागरिकों को निगरानी स्वच्छता संबंधित निगरानी के लिए। तमिलनाडु सरकार ने अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित करने का काम किया है। जहां डार्क स्काई क्या होता है, तो डार्क स्काई पार्क वह क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम प्रकाश अत्यंत कम होता है और वहां आप नाइट में प्राकृतिक प्रयास में बेहतर खगोलीय घटनाओं, खगोलीय चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। टिमटिमाते तारे, ग्रह, उपग्रह को आप लोग देख सकते हैं। इसको कहा जाता है डार्क स्काई रिजर्व, ठीक ना। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन पर रोक लगाना है। यही कानून धीरे धीरे बाद में जो है क्या हो जाएगा, यूसीसी का भाग दे लेगा आगे जाके। राजस्थान सरकार ने पर्यटन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान होम स्टे योजना शुरू किया है। बिहार सरकार ने भी होम स्टे योजना शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। मूसी कहा कि हैदराबाद की एक नदी है जो कि लगभग मृत नदी हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना शुरू किया है। पंजाब सरकार नागपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिख के, तो उनके नाम पे विश्वविद्यालय स्थापित होगा श्री आनंदपुर साहिब में। निंगोल वन पहल कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार एसआई का भी प्रश्न है। मणिपुर सरकार द्वारा वन संरक्षण में सामुदायिक लोगों की भागीदारी की है, तो आम जन मिलकर वन कैसे बेहतर वन संरक्षण करे। मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास किया है और ये संसद को भेजा जाएगा, संसद इस पर विचार करेगा। वर्तमान में शुरू में पहले 14 भाषा थी, फिर अब वर्तमान में 8 भाषा इसमें है। जैसे पहले सिंधी को शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, फिर 71वां द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, फिर 2003 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4, तो 4, 3, 7, 1, 8 टोटल 22 भाषा इसमें हो गया है। और बिहार से एकमात्र भाषा मैथिली शामिल है, जिसको 91वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 के जरिए संविधान में शामिल किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। टाइराफोब पहल एलन मस्क द्वारा उन्नत एआई चिप्स के उत्पादन पर शुरू करने के लिए किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता जो है आयतुल्लाह खमैनी की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खमैनी को बनाया गया है। सबा सॉल श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई, सेंट्रल जेल की हेड बनेगी। नए राज्यपाल बने हैं, इसको कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। तेलंगाना का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया है। राज्यपाल की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, 153 से आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ल, महाराष्ट्र विष्णुदेव वर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, ये बिहार के व्यक्ति हैं, पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इनको यहाँ से जो है नागालैंड का राष्ट्रपति बना गया, राज्यपाल बना दिया गया है। ये बिहार में पटना सिटी से चुनाव लड़ा करते थे और वहां से विधायक बनते थे, यहाँ से इनको टिकट काट के इनको राज्यपाल बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल आर.एन. रवि बने हैं। हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लद्दाख के तरनजीत सिंह संधू और विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के बने हैं। दोनों की याद कर लीजिएगा, दिल्ली और लद्दाख के इंपॉर्टेंट रखना याद है। ऑस्कर 2026 बेस्ट फिल्म जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और ये 98 नंबर पर ऑस्कर अवार्ड था, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बेकले को हेमनेट फिल्म के लिए। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला था सिनर्स फिल्म को, 16 नॉमिनेशन। और बेस्ट कास्टिंग श्रेणी पहली बार इस बार शुरू हुआ, जैसे एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर,
राइटर सब होता है, तो उसी तरह से बेस्ट कास्टिंग श्रेणी का इस बार से पुरस्कार देना शुरू हुआ है। 16वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि आर वेरामथु को दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारत का यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा को साहित्यकारों को दिया जाता है। और पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ठीक ना। और 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ के थे, विनोद कुमार शुक्ल जी, आप लोग याद करते होंगे, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। और हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुंदर नंदन पंत जी को मिला है, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है वुमन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 कल्पना सोरेन जी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ है, उसको मिला है। ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यू वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में मिला है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान में जो 22 गो भाषा है प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा 22 प्लस 2 24 भाषा में दिया जाता है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश भाषा में नहीं दिया जाता है, ठीक ना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार वो 22 प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा का पुरस्कार इस बार साहित्य अकादमी का ममता कालिया जी को जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। अंग्रेजी का मिला है नवतेज सरना को क्रिम्सन उपन्यास के लिए है। उर्दू का मिला है प्रीतपाल सिंह बेताब को सफर जारी है के लिए। और मैथिली का मिला है महेंद्र जी को धातरी पात संग्राम। पिछला बार महेंद्र मलंगिया जी को मिला था नाटक के लिए, इस बार महेंद्र जी को मिला है धातरी पात संग्राम को, याद रखिएगा। दोनों दो चीज है, याद रखिएगा। तो मैथिली और हिंदी आप लोग याद रखिए। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कला संस्कृति के लिए महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है ऋतु पूर्णा सेनगुप्ता को। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि जानते हैं इंडिया में लंदन हाउस था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, उसी तरह से यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स बनाया गया, इसका कला संस्कृति पुरस्कार मिला है ऋतु पूर्णा सेनगुप्ता का। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 मिला है काव्य मदानी को, ये पाने वाले सबसे युवा अमेरिकी हैं या युवा है। टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को यूनाइटेड किंगडम में नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक ना। और नीता अंबानी जी को भुवनेश्वर में एक किस है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, नीता अंबानी जी को दिया गया है सामाजिक सेवा में बेहतर कार्य के लिए। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कर्नाटक में है, को 2025 में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए बेस्ट एयरपोर्टर एंड अराइवल्स ग्लोबल श्रेणी में दिया गया है, ठीक ना। बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स मतलब वैश्विक स्तर पे एयरपोर्ट पहुंचने पे कहाँ बेहतर सुविधा मिलती है, उसमें मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक को बेहतर अवार्ड मिला है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ट्राइब आर्ट्स फेस्टिवल नई दिल्ली, IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज जो है TTS 2026 कोच्चि में भारतीय नौसेना ने मेजबानी किया। और यह अभ्यास भारतीय महासागर नौसैनिक संगठन ढांचे का एक सिक्का, एक प्रकार के भारतीय महासागर नौसैनिक संगठन हिंद महासागर में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, जिसका उद्देश्य आसपास के देशों के बीच में दोस्ती को मजबूत करना है। 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामातीय भारत और सेशल्स के बीच सेशल में से आयोजित किया गया, याद रखिएगा। कोल्ड रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, जो अभी हाल फिलहाल में नाटो का द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है आर्कटिक सैन्य अभ्यास, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। और युद्ध अभ्यास इसलिए भी चर्चा में है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात की थी और तब जाके नाटो देशों ने इसके खिलाफ जो है ये युद्ध अभ्यास किया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रेल पार्सल ऐप, जैसे हम लोग दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा माल डिजिटल ई मार्केट प्लस के रूप में कार्य कर रहा है, सिकंदराबाद में लॉन्च किया गया है। आप जो है इसके तहत रेल के पार्सल भेज सकते हो, इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक ना। अगला है कुछ पुस्तक जो इस साल मार्च 2026 में चर्चा में रहा। अंडर वाटर है तारा मेनन जी का। हुक्ड है असाको यूजुकी, जापानी लेखक है। लेडी ट्रेमैन है रसेल हटसमर का। अब कुछ दिवस जो इस साल चर्चा में थे वो था विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। थीम पूछा जाता है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक ना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दिसंबर में 15 दिसंबर, उसी तरह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, छोटी जो पक्षी चिड़िया होती है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। विश्व जल दिवस 22 मार्च, थीम वाटर एंड जेंडर, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, थीम पूछेगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपसे पूछ सकता है कब मनाया जाता है, 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मतलब जीरो किसी प्रकार का अपशिष्ट, मतलब जैसे आप लोग कपड़ा हुए कोई चीज यूज किए उससे जो अपशिष्ट मिलता है, जैसे आप केला खाए उसका छिलका अपशिष्ट हुआ, उसको उसको यदि रिसाइकिल कर लिए तो उसको हुआ शून्य अपशिष्ट दिवस, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ICC T20 विश्व कप, अब खेल संबंधित हम लोग देख लेते हैं।
और खेल संबंधित प्रश्न 1, 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आईसीसी T20 विश्व कप, हम उन चीजों को देखेंगे, जैसे मैच सब लोग देख लेते हैं, प्लेयर सब लोग देख लेते हैं, लेकिन जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कितने नंबर का संस्करण था, 10वां। कुल टीम 20। बांग्लादेश जो उस समय समस्या चल रही थी, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हो रहा था सरकार के द्वारा, फिर भारत विरोधी नारे चल रहे थे, तो उसकी जगह भारत बांग्लादेश ने कहा कि हम सुरक्षा कारणों से भारत में नहीं खेलेंगे, उसलिए स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। इटली पहली बार था जो T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुआ, और भारत तीसरी बार न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर अहमदाबाद में जीता। घरेलू मैदान पर ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी, और टाइटल डिफेंड मतलब पिछले साल 2024 में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर, जो कि पिछला साल जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, वहां पे भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता 2024 में, और इस साल फिर 2026 में जीता। इस तरह से लगातार टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम बनी, और घरेलू मैदान पर ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है भारत। प्लेयर ऑफ द मैच मिला जसप्रीत बुमराह को, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला संजू सैमसन को। अगला जो है T20 विश्व कप होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और 2030 वाला होगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुआ था पोलैंड में, यहाँ अमेरिका ने सर्वाधिक 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान, फिर यूके, फिर इटली। यहाँ पे भारत ने कोई पदक नहीं जीता, और चर्चा में क्यों है, क्योंकि विश्व एथलेटिक्स इंडोर प्रतियोगिता 2028 जो है भारत के भुवनेश्वर में होगा, इसीलिए चर्चा में है। बस आगामी खेल आयोजन के रूप में इसको याद रख लेना है। अस्मिता खेल लीग अभी भी इसका कार्यक्रम चल ही रहा है। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निखिल हड़से द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभी भी कल परसों भी इसका एक प्रोग्राम था। इसमें होता क्या है कि महिलाओं को उसको गलोरी याद करने के लिए, अस्मिता याद दिलाने के लिए लाया जाता है। अस्मिता का फुल फॉर्म अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, मतलब विभिन्न कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को इंस्पायर करना, उसको माइलस्टोन अचीव करवाना, उसके लिए अस्मिता खेल लीग। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, विश्व लेवल का है, तो नेहरू स्टेडियम में 8 देशों ने भाग लिया, और भारत 208 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा, फिर रूस, फिर बोस्निया और हर्जेगोविना, एक छोटा सा देश है यूरोप का। प्रीति पाल ने T35 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, चूंकि प्रीति पाल को इस बार का अर्जुन अवार्ड मिला था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 87वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब पुरुष एकल में मानव ठाकर ने जीता चंद्रा को हरा के, और महिला एकल का यशस्विनी घोड़पड़े ने संड्रेला दास को हरा दिया। और इस ट्रॉफी में दिव्यांशी भौमिक को डी विश्व ट्रॉफी दिया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन जो है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। स्वर्ण भारत के लिए कौन जीता, तो चंद्रिका पुजारी ने महिला के लिए 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक ना, अभी से लेके पूरे एक ईयर का करंट अफेयर्स में खेल संबंधी घटना चक्र अधिक होता है, क्योंकि क्रिकेट वाला, फुटबॉल, क्रिकेट ये सब नामी खेल है, तो ये करंट अफेयर्स बहुत कम पूछता है। यही सब वर्ल्ड एथलेटिक्स से, बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी सबसे ये सब खेल आपसे पूछेगा। जॉर्ज रसेल ने फार्मूला 1 का ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2026 जीत लिया है। चीनी ग्रां प्री कौन जीता है, किमी एंटोनी। ग्रां प्री मतलब क्या होता है, कार रेस होता है, और ये अलग अलग जहां होता है उसको वहां का ग्रां प्री कहा जाता है। तो जॉर्ज ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री कौन जीता, जॉर्ज रसेल ने। चीनी ग्रां प्री कौन जीता है, किमी ऑस्ट्रेलियन ने। अब अगला है, भारत सरकार हर साल, भारत का जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये हर साल जो है अपने यहाँ के बेस्ट प्लेयर को पुरस्कार देती है। उसी में इस साल का बीसीसीआई का नमन पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल को मिला, और उसको मिलने वाले ट्रॉफी को पॉली उमरिगर ट्रॉफी कहा जाता है। पूछेगा 2026 का पॉली उमरिगर ट्रॉफी किसको मिला है, तो मिला है शुभमन गिल को। और महिला में बेस्ट महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना रही। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में हर्षित राणा रहा, भाई गौतम गंभीर का प्योर चेला है ये। महिला में मिला श्री चांदनी को। और कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट है, मतलब वो लोग जिसने क्रिकेट में अपने जीवन भर योगदान दिया, उसमें राहुल द्रविड़ जी, द लीजेंड, द बॉल इनकी ट्रॉफी, रोजर बिन्नी, मिताली राज, ये भारत की महिला क्रिकेटर रही, सफल कप्तान भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में माइक्रोन की देश की पहली और सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केट और पैकेजिंग सुविधा शुरू की। जैसे भारत सरकार ने पहले 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। उसके बाद अब भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में शुभ घोषणा किया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत। इसमें कहा कि भारत अब जो है सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अपना असेंबलिंग भी खुद करेगा, टेस्ट भी खुद करेगा, उसका मार्केटिंग भी खुद करेगा, उसका पैकेजिंग भी खुद करेगा। ऐसा जो है बनाया जाए भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट। ये गुजरात के सामने बनाया जा रहा है। और यदि आप इस साल का बिहार एसआई का प्रश्न देखिएगा, उसमें ये प्रश्न 4 गो ऑप्शन दिया था कि निम्न में से किस जगह भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं है, तो गुजरात दिया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान से करके देगा। आप ऑप्शन में दे सकता है, जगह के रूप में भी पूछ सकता है। तो गुजरात के सानंद में
खोला गया है ये प्लांट, ठीक ना। भारत का पहला रिवाइन नदी तटीय लाइट हाउस। देखिए लाइट हाउस क्या होता है, जैसे आप लोग नदी किनारा है तो यहाँ पे एक जहाँ पूरा ऊपर तक का बिल्डिंग बना होता है इस टाइप, जैसे जेल जाते हैं जैसे चार गो कोना है, ये चारों कोना पे एक घर बना रहता है और इस घर पे जो है पुलिस वाले पहरा देते रहते हैं, इसमें एक जाके लाइट रखा रहता है। उसी तरह से नदी के तट पे एक इस टाइप का बना रहता है जो नेविगेशन में काम आता है, दूर से भी नाविक को पता लग जाता है कि हमको वहां पहुंचना है, उस टाइप से वो अपना जहाज चलाता है। तो ये भारत का पहला जो है नदी तटीय लाइट हाउस, जनरली समुद्र इलाकों में होता है लेकिन अब चूंकि परिवहन जो है नदी के रास्ते भी होने लगा है, तो भारत का पहला जो है रिवाइन नदी तटीय लाइट हाउस जो है नेशनल वाटर बेस्ड टू पर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थापित किया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला है और यह 20 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला डिजिटल जनगणना 2027। देखिए डिजिटल जनगणना जो है इस बार भारत की जनगणना जो होगी डिजिटल जनगणना होगी। हम लोग जानते हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, फिर 1881 से भारत में रेगुलर आधार पर जनगणना होने लगी, ये लॉर्ड मेयो के काल से होने लगी, ठीक ना। तो इस साल की जो जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। कितने नंबर की होगी? 16वीं जनगणना होगी और यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। उसके बाद आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल किया जाएगा। इसके लिए 2 शुभंकर लॉन्च किया गया है। उस शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर का नाम है प्रगति महिला नामक शुभंकर है और पुरुष नामक शुभंकर का नाम है इसमें, देखिए प्रगति महिला नामक और विकास पुरुष नामक शुभंकर है। 1931 के बाद पहली बार 10वीं जनगणना में जातिगत डाटे एकत्रित किया जाएगा और नागरिक जो है सेल्फ इनोमिनेशन करके अपना जनगणना कर सकते हैं। जनगणना जो है 2 चरण में होगा। पहला बार होगा मकान सूचीकरण और आवास गणना जो कि अब खत्म हो गया है। अप्रैल से सितंबर 2026 तक मतलब लोगों ने कर लिया, सरकार इसका डेटा पोर्टल पे अपलोड कर रही है। और जनसंख्या जनगणना है जो है वो फरवरी 2027 में होगी। याद कर लीजिए जनगणना कराने का काम जो है भारत के जनगणना आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। यह जनगणना अधिनियम 1928 तथा जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक ना। जनगणना के लिए भारत सरकार ने इस पर 1855 नामक एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया था। आपसे पूछेगा नंबर क्या है? 1855 टोल फ्री नंबर है। और इसके लिए सुदर्शन पटनायक जी ने कुछ दिन पहले जो है इसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक जी को। तो जनगणना संबंधित इतने सारे प्रश्न है कि एक न एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला प्रश्न ले लीजिए, कब हुआ? 1872। निरंतर कब है? 1881। आजादी भारत में कौन जनगणना होगी? 16वीं। इसके शुभंकर कौन है? प्रगति और विकास। जातिगत जनगणना कब होगा? हुआ था लास्ट बार 1931। इस बार कब होगा? 2027 के जनगणना में। इसमें 2 चरण में जनगणना होगी। जनगणना एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। आयुक्त कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार। अधिनियम कौन है? 1948। जनगणना कराता कौन है? केंद्र सरकार का महापंजीयक कराता है जो कि गृह मंत्रालय कहलाता है, ठीक ना। तो ये सारे जनगणना संबंधित थे डाटा। असम की दीपाली दास 16 मार्च 2026 को नागरिकता संशोधन 19 के तहत नागरिकता पाने वाली प्रथम महिला बनी है। असम की ये महिला है, ठीक है, याद रखिएगा दीपाली दास। आहार मेला है 40वां आहार मेला जो है आईटीपीओ भारत व्यापार संवर्धन संगठन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मॉस्फी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में और इसका पार्टनर कंट्री नई दिल्ली। आपसे पूछेगा आहार का संबंध किससे है? तो खाद्य प्रसंस्करण से है। इसका मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसके पार्टनर कंट्री कौन है? इटली है। तो ये हम लोग का था आहार मेला। देखिए हम लोग डिटेल्स में करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है, पूरा कीजिएगा, कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी भेजा जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सुन लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन तथा सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने हेतु शुरू किया गया 8 मार्च को से लेकर 22 मार्च विश्व जल दिवस तक चलेगा। तो पूछेगा राष्ट्रीय जल शक्ति महोत्सव किसने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा, जैसे कि वन रोपण के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मिजोरम सरकार ने निंगोल वन पहल शुरू किया था। उसी तरह से यह है राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वपरण संशोधन विधेयक 2026 किया जो 1968 के कानून का स्थान लेगा। इससे पहले हम देख रहे थे महाराष्ट्र का और अब आ गया है छत्तीसगढ़ का। ये हैंडलूम हाट जनपथ नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत शक्ति, पूछेगा विरासत शक्ति क्या है? हथकरघा प्रदर्शनी है, कहाँ लॉन्च किया गया था?
स्थित हैंडलूम हाट जनपद नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो, इंटरनल कोच फैक्ट्री स्टेडियम चेन्नई में, जैसे भारत का इंटीरियर कोच फैक्ट्री स्टेडियम कपूरथला चेन्नई में है, वहां पे कोच भी बनता है। उसमें जो है वहां पे विश्व के स्तर पे अनेक प्रकार के कोच बनते हैं, आप लोग देखते हैं LHB, UHB इस टाइप का कोच बनता है। तो उन सब का ये सभी लोग देखते होंगे, वंदे भारत का कोच बन के आ रहा है, अमृत भारत का ट्रेन का कोच बन के आ रहा है, विभिन्न प्रकार डबल डेकर कोच होता है। इन सब के कोच में कैसे सुविधा दिया जाए, माल ढुलाई का कोच होता है, तो उस सब के लिए रेल कोच एक्सपो शुरू किया गया था चेन्नई में। VOR चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में है, इसका पुराना नाम तूतीकोरिन पोर्ट था। भारत का पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह बन गया है। डिजिटल ट्विन के तहत कार्गो हैंडलिंग, जहाज मॉनिटरिंग, पोर्ट गतिविधि आदि कार्य AI द्वारा होता है। ये भारत में कुल 14 बड़े बंदरगाह है, उसमें से एक VR चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु भी है, एक है, जिसमें से 12 चल रहा है, 2 जो है अभी उस पर काम हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्य का पहला बाजरा आधारित खाद्य मेनू अराकू काउनी, एग्जाम में पूछा भी है कि अराकू कैनी क्या चीज है। अराकू कैनी तो एक प्रकार का बाजरा आधारित खाद्य मेनू है, जो कि मोटा अनाज को बढ़ावा देने का काम है। उसके तहत अराकू घाटी उसके आसपास में जो उपजता है, ये अराकू मतलब ये बाजरा उससे संबंधित है। अराकू काउनी ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। 4 धाम यात्रा को निगरानी और उसकी बेहतर सहायता के लिए। 4 धाम जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो है इस टाइप का। और ईसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड, ईसा एक कंपनी है जो है इसके जनजातीय शिल्प कला ब्रांड है। युवा नवम्मा विधेयक 2026 कर्नाटक सरकार द्वारा ओनर किलिंग को रोकने के लिए, अंतरजातीय जोड़ों की रक्षा करने के लिए, जैसे कोई आदमी जाके कोई इंटर कास्ट मैरिज, इंटर धर्म विवाह किया तो उसको जाके मार दे, उसको रोकने के लिए और विवाह की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए युवा नवम्मा विधेयक 2026। रोहित बोमिला विधेयक कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए। ये दोनों कर्नाटक सरकार का पहल है। टाइम मैगजीन ने बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द 2026, टाइम एक पत्रिका हम लोग जानते हैं, इसमें विश्व के जैसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर होता है, टाइम कंट्री ऑफ द ईयर होता है, युवा होता है, महिला होता है, उसी तरह से वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ द ईयर होता है। इसमें महारू खेत जोधपुर राजस्थान, शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमार उत्तराखंड तथा ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट मनियागढ़ मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है, जहां आपको लग्जरी अनूठे अनुभव मिलता है। मतलब ये एक प्रकार का, जैसे आप लोग टूरिस्ट हैं पर घूमने जाते हैं तो यहाँ पे कहाँ महारो खेत जाइएगा, देखिए आप होटल रेस्टोरेंट जानते हैं, उसी तरह से एक प्रकार की रिजॉर्ट बना हुआ है जिसका नाम है महारो खेत, राजस्थान में है, जोधपुर में। शक्ति हिमालय प्राण लॉज है उत्तराखंड में, और ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट है मनियागढ़ में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत के कितने पैलेस शामिल है, 3 पैलेस शामिल है, पूछेगा नहीं उनमें से कौन नहीं शामिल है, ये आपसे पूछा सकता है। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांदा यूपी में स्थित कालिंजर किले की पहाड़ी का तौर पर राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, पूछेगा कि हाल फिलहाल में GSI ने किसे भू विरासत स्थल घोषित किया है। कालिंजर किला कहाँ है, बांदा यूपी में, यह बुंदेलखंड इलाके में है, याद रखिएगा। प्राचीनतम राष्ट्र का धरोहर स्थल एक है। लद्दाख में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर पहल भारत की पहली शीत मरुस्थलीय नदी तट पुनरुद्धार परियोजना है। लद्दाख में वन क्षेत्र को वर्तमान में 1% से बढ़ाकर अगले 2 वर्ष में 5% तक, मतलब लद्दाख में कुल वन क्षेत्र मात्र 1% है, तो सिंधु नदी के दोनों तरफ जो है जंगल लगा के क्या किया जाएगा, ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, उसी कहा जाएगा सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर पहल। कहाँ शुरू किया, लद्दाख में। दुर्गा योजना लड़कियों को सशक्त करने के लिए नई दिल्ली सरकार द्वारा। गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस महात्मा मंदिर गांधीनगर में हुआ था, सेमीकंडक्टर कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर को बेहतर करने के लिए। भारत इलेक्ट्रिसिटी शिखर सम्मेलन हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय द्वारा। उत्तराखंड के बाद स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। अभी भारत में वर्तमान में पहले गोवा था, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, और फिर असम जो है इसने भी अब लागू कर दिया है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार, सुखी मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को जीवन स्तर बेहतर करने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डा और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने के लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। माउंट आबू का नाम बदल के आबू राज कर दिया गया है। माउंट आबू किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो जो हम लोग जानते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है। अरावली भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और यह 3 राज्य, जैसे आपको हो गया गुजरात,
राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है, और एक दिल्ली के 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना। पुराना बलि पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है। ठीक ना। और यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जैन धर्म को संबंधित है। गूंज 2026 विधेयक जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित बहुशैली युवा महोत्सव है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का ये महोत्सव है गूंज। भारत स्टील समिट हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय द्वारा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल, मतलब लोग किस काम के लिए कितने तरीके से कौशल है, कौन कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई फीटर है, कोई वायरमैन है, उसके लिए जो है भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, जिसका नाम है सक्षम कौशल जनगणना, बांद्रा स्थित आरडी नेशनल कॉलेज से शुभारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की गिरती जन दर को सुधार करने के लिए कहा है कि दूसरे और तीसरे जन पर 25,000 रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली भारत की पहली रिंग मेट्रो मतलब जहां से आप चलेंगे वापस वहां आप आ सकते हैं, शुरू किया है। और यह 75.16 किलोमीटर की मेट्रो पिंक लाइन है, और यह हाल में 12.3 लंबे मजलिस पार्क मौजपुर बदरपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया है। तो पूछेगा भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ शुरू की गई? दिल्ली मेट्रो में रिंग मेट्रो। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम पर महिला कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पे यानी ऑफिस में बेहतर हो और उसकी सुरक्षा हेतु साइन ऐप, पूछेगा साइन ऐप तो रेल मंत्रालय द्वारा या भारतीय रेलवे द्वारा। ज्योतिराज सिंधिया कौन मंत्री है? तो सूचना मंत्री है, डाक मंत्री है। देश के समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया उमरी गांव, पहले ही बता चुके हैं। सीएम श्री स्कूल, जैसे पीएम श्री स्कूल है ना जी, उसी तरह सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा सरकार द्वारा। इस स्कीम का हम लोग इसलिए भी विरोध करते हैं, ये स्कूल इसलिए भी ठीक नहीं है कि जो पीएम श्री जो स्कूल है, अब जैसे हो सकता था कि इसके लिए हर राज्य में या हर जिला में 5 गो नया स्कूल या 2 गो नया बेहतर सरकारी स्कूल बना दिया जाए। यदि हर जिला में 2-2 नया सरकारी स्कूल बना दिया जाए, जहां 1 से 5 का कम से कम 5,000 5,000 बच्चे पढ़ सके, 5 दूनी 10,000 बच्चे पढ़ सके बेहतर स्कूल, और उसको केंद्रीय विद्यालय तर्ज पे विकसित कर दिया जाए, हर जिला में 2-2 बना दिया जाए, तो कितना बेहतर होगा। सिर्फ वहाँ पढ़ाई हो और उसी जिला के लोग एडमिशन लो, किसी दूसरे जिला के नहीं। इस योजना में पीएम श्री स्कूल के नाम पे नाम बजट पास हो गया। इसमें क्या किया गया है, जो पुराने स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें भी जो कुछ ठीक ठाक स्कूल है, उसी स्कूल को कलर पेंट करके बना दिया जा रहा है। ये समस्या है पीएम श्री योजना स्कूल की। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल है पाक्योंग सिक्किम में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये दूसरा संस्करण है। जारी करता नीति आयोग। 5 आयाम है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व एकीकरण, राजकोषीय विवेक और ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, मतलब कौन सा राज्य बेहतर तरीके से अपने धन संपदा का मैनेजमेंट कर रहा है, इनकम आउटकम का, उसके आधार पर राज्य का स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। अचीवर श्रेणी में उड़ीसा ने प्रथम, गोवा ने दूसरा, झारखंड ने तीसरा स्थान किया है। सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल का, केरल और आंध्र प्रदेश पंजाब का रहा। बिहार ने एस्पिरेशनल से परफॉर्मर की श्रेणी में प्रदर्शन में सुधार किया है, याद रखिएगा। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स भारत मंडपम, ये पहले भी देख चुके हैं। चंडीगढ़ 99.93 प्रभावशीलता वाला साक्षरता दर हासिल कर भारत का लद्दाख के बाद दूसरा यूटी बन गया है। देखिए, जब 7 वर्ष से ऊपर के अधिक के लोग अक्षर पहचानने, लिखने और समझने का कार्य कर लिया है तो उसको साक्षर कहा जाता है। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निराश्रित और घुमंतु पशुओं को संरक्षण हेतु। ये सब में होता क्या है, नगर निगम जो है आवारा पशुओं के लिए आवास बनाती है, उसका व्यवस्था कर, लेकिन होता कुछ नहीं है। बजट पास होता है, बंदर बाट होता है, पशु जो अभी भी देखते होंगे पटना में कितना उस नाम पे बजट योजना चलता है, लेकिन पशु आवारा रोड पर ही घूमते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए। अगला है भारत चीन अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल मेट्रो वाला देश बन गया है। मेट्रो में 3 नंबर पे, और वो जानते हैं रेलवे में भी 3 नंबर पे, मेट्रो में भी 3 नंबर पे, यूनिकॉर्न में भी 3 नंबर पे, चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है, श्रीनगर दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में खोला गया है। मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला। नारियल उत्पादन में भारत ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया गया है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा में भारत का पहला एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम लॉन्च किया है। एलपीजी में जो है मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन रहता है, इसमें सुगंध के लिए एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है। एनएमडीसी एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है भारत की पहली खनन कंपनी बन गई जो लौह उत्पादन कर रही है 50 मिलियन टन का। तमिलनाडु वित्त वर्ष 2024-25 में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मैनचेस्टर मतलब जहां कपड़ा का उद्योग धंधा बेहतर हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीजा और विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश को भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना के तहत IFWCS के तहत प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। चिली अमेरिका का पहला देश बन गया, इसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है।
और 1993 से यहाँ कोई मामला नहीं आया है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, लिपोप्रेसी इसे कहा जाता है। इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 स्टार अवेलिंग कंपनी द्वारा इंडेक्स में अमेरिका 1100 पॉइंट के साथ शीर्ष पर है और भारत 55.35 के साथ 54वें स्थान पे है। उस राज्य में, उस देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसा माहौल है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 13वां हुआ था, बीपीएससी ने पूछ लिया था। इस बार का 14वां हुआ है, MC14 कहा जाता है, याओंडे कैमरून में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से पीयूष गोयल जी ने भाग लिया, वन उद्योग मंत्री हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में, द IQ एरा इसका थीम है और भारत की तरफ से वही ज्योतिराज सिंधिया जी ने भाग लिया। सिपरी की रिपोर्ट है, सिपरी इंस्टीट्यूट ऑफ, जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है, उसने जो है ट्रेड्स इंटरनेशनल आर्म्स, मतलब वैश्विक स्तर पे हथियारों का कितना आयात निर्यात था उसके आधार पर भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत का मुख्य सप्लायर रूस है, उसके बाद फ्रांस तथा अमेरिका है, याद रखिएगा। ये पूछेगा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है, यूक्रेन, उसके बाद भारत। जापान ने चीन और रूस के बढ़ते हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का अमेरिकी नेतृत्व वाले गोल्डन डोम, जैसे ये है ना आयरन डोम, गोल्डन डोम, क्या मिसाइल जैसे यहाँ छोड़ता है तो मिसाइल को डिटेक्ट करके रास्ते में इंटरसेप्ट करके खत्म कर देता है। आयरन डोम है आपका इजराइल का, ये गोल्डन डोम है अमेरिका का, और भारत इसी आधार पर सुदर्शन चक्र बना रहा है, याद करिएगा। ये शामिल हो रहा है। रोमानिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत सरकार ने 2015 में किया था। इसमें भारत और फ्रांस से मिलकर शुरू किया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय कुमार माथुर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रखिएगा, और अध्यक्षता भारत के पास है, ठीक ना। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है, ठीक ना। और इसमें कहा किया गया है, तो आयरलैंड जो है दुनिया में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश है और सोमालिया सबसे खराब अवस्था, यानी वहाँ के लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता है। खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ कि निरंतर भोजन का पहुंच हो तो वो सुरक्षित हो और वो उसके वहन लायक है, मतलब खाना जैसे चावल मिल रहा है, निरंतर चावल मिले और चावल ऐसा हो जो कि उसके खरीदने लायक हो, मतलब 100 रुपया किलो हो जाए, लोग वहाँ जनता आम पब्लिक खरीदे ना हो जाए, तो वो बात है। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होता है, वहनीयता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी, ये 3 चीज हो गया, ठीक ना। भारत 5.3 स्कोर के साथ अत्यधिक असुरक्षित vulnerable बड़ी अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। ये बड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में है कि सबसे खराब स्थिति में है, जबकि वैश्विक औसत 6.7 हो रहा है, भारत का उससे भी खराब है, ठीक है। अगला है प्रथम बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम मुंबई में हुआ। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये चीज है। और इसमें जो है भारत 5 को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इसमें शामिल है। उधर जो है मलेशिया और म्यांमार शामिल है, इसको याद रखिएगा। अर्जेंटीना ने, थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। अर्जेंटीना आधारित तौर पर WHO की सदस्यता छोड़ दी है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सब देश अमेरिका के दबाव में छोड़ रहा है और कह रहा है कि चीन के अधिक काम करता है। भारत और इंडोनेशिया ने जवाब में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के संरक्षण, आपसे पूछेगा कि ब्रह्मानंद मंदिर परिसर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, जावा द्वीप पे। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है ना। भारत इंडोनेशिया में का संरक्षण करेगा। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला रॉक आर्ट सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में है, मारोस पंगब क्षेत्र में है। चूना पत्थर की गुफा खोज गई है सबसे, जैसे भारत में जब आप रॉक आर्ट की बात करते हैं, चट्टान, जैसे बिहार में बराबर की गुफा है, उसके बाद आप लोग भीमबेटका गुफा की बात करते हैं, उसी तरह से ये सबसे दुनिया में पुराना है सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया पे। स्कॉटलैंड में पानी में अंतिम संस्कार जलदाह संस्कार या क्षारीय हाइड्रोसिस कानून रूप से मंजूरी मिल गई है। ऐसा करने वाला पहला देश, मतलब जैसे आदमी को मरने पर अलग है ना जी, कोई लोग जला दिया, कोई लोग दफना दिया, तो ये एक अलग प्रक्रिया है जिसको जलदाह संस्कार या क्षारीय हाइड्रोसिस कहा जाता है। इसमें शरीर को जल में ही घुलनशील बना के उसको मृत्यु संस्कार किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का अपशिष्ट नहीं बनता है, बचता है, इसको पर्यावरण अनुकूल कहा जाता है। विशाखापट्टनम में मिलन अंतर्राष्ट्रीय बहुसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा था और मिलन जो है भारत सरकार द्वारा किया गया। यहाँ से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRS डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी MK-48 टॉर्पीडो ने श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस पे हमला किया और डुबा दिया। इससे भारत की आलोचना भी हो रही थी। तो पूछेगा IRS डेना और क्या नाम है, MK-48 टॉर्पीडो, और किस युद्धाभ्यास मिलन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास से लौट रही थी। इंडोनेशिया जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो आसियान के देश होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इस सब इलाका भारत के दक्षिण पूर्व में जो स्थित देश है उसको पहला देश बन गया। USA और इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया
अन्य नाम ऑपरेशन रोडिंग लाइन भी कहा जाता है। केरल पुलिस ने एक निर्भया निशा नामक पहल शुरू किया है जो महिलाओं को रात में घर सुरक्षित पहनाएगा। सज्जील बैलिस्टिक पूछेगा कि सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल किसका है, तो ईरान का है। ब्लू स्पैरो मिसाइल किसका है, तो इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खमेनी के मारने में प्रयोग किया था ब्लू स्पैरो मिसाइल, याद रखिएगा। सीटल 1 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल भारत रूस से खरीदेगा, तो यह है सीटल 1। अमोघ ज्वाला अभ्यास झांसी के यूपी में भारतीय सेना द्वारा हुआ, भारत की सेना आपस में अभ्यास किया। 10 महीनों में 13 देश, ये राजस्थान एसआई का पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 10 महीनों में 13 देश के 18 बंदरगाह की वैश्विक समुद्री अभियान लोकायन 26 के तो भारतीय नौसेना का सेल ट्रेवलिंग शिप सुदर्शनी वेलेटा माल्टा पहुंचा है, याद रखिएगा। और हाल फिलहाल ये स्कीम खत्म, मतलब ये जो परिदक्षिणा ये खत्म भी हो गया। शेषनाग 150 क्या है, तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एआई सक्षम स्वार्म ड्रोन। स्वार्म क्या होता है, ऐसा ड्रोन जो झुंड में लगकर हमला करे, उसको शेषनाग नाम दिया गया है, भारत सरकार का है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ है यूएस दक्षिण कोरिया के मध्य, कंप्यूटर सिमुलेशन आधारित रक्षात्मक अभ्यास है साइबर हमलों से निपटने के लिए। अभ्यास काकाडू विश्व का सबसे बड़ा इसको अभ्यास कहा जाता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी ने भाग लिया। चर्चा में रहा त्रिलोचन पोखरल हवाई अड्डा कहाँ है, सिक्किम में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार 67 साल में किसने जीता, जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक के हरा को। ये क्रिकेट की ट्रॉफी, याद रखिएगा। यूएनए ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे जाके आप लोग अपना क्लाउड सर्विस मतलब होता है कि यहाँ अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सॉवरेन क्लाउड यह सुनिश्चित करता है कि सारा डेटा उसी देश की सीमाओं के भीतर है, तब वहाँ के नियम कानून का अधीन रहे। मतलब आपका डेटा हालांकि अमेरिका में सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसको माना जाए कि ये डेटा कहाँ सुरक्षित है, उस देश में सुरक्षित है, अंदर में। जैसे भारत अपना डेटा सेंटर यूएई में बना ले, इसको सॉवरेन क्लाउड के सॉवरेन फाइनेंस के तहत, और लेकिन माना जाए कि वो भारत में डाटा सुरक्षित है। वाराणसी स्थित आईएमएस बीएचयू ट्रामा सेंटर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां नन सीटी स्कैन रहित घुटना यानी बिना सीटी स्कैन किया घुटना पर रोबोटिक सर्जरी किया गया। कावरत्ती द्वीप है लक्षद्वीप में, इसको एनआईओटी द्वारा 65 किलोवाट क्षमता का महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना, मतलब महासागर के जल में जो ऊपर का जल है उसका तापमान कुछ और होता है, नीचे का जल का तापमान कुछ और होता है। इस तापमान के अंतर का प्रयोग करके बिजली बनाई जाएगी 65 किलोवाट क्षमता का। इसका शुरुआत कावरत्ती लक्षद्वीप में किया गया। ठंडे और सतही गर्म पानी के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली के साथ साथ 1 लाख लीटर वाटर को प्यूरिफाई करके लक्षद्वीप के लोगों को पानी दिया जाएगा। बेंगलुरु के डीप टेक स्टार्टअप स्क्वाड एयरवेज कंपनी है, एक्वा एयरक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार क्या है, उभयचर ड्रोन जो हवा में उड़ेगा और पानी के अंदर भी गोता लगा के कोई चीज को सर्च कर सकता है, हमला कर सकता है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में जुब्बा निन्ने मत्स्य बंदरगाह में दुनिया का पहला ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। भारत को स्वायत्त समुद्री प्रदेश क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में, मतलब कि जुब्बा निन्ने मत्स्य बंदरगाह है पहला ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर, मतलब ये स्वचालित है यानी ये आधारित है। मेरीटाइम शिप बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे बंदरगाह को आना जाना सबसे ऑटोमेटिक रूप में होगा। जापान ने पार्किंसन गंभीर हृदय विफलता के इलाज के लिए प्रेरित प्लूटेंट सिस्टम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जी स्टेम सेल, साइंस टेक का ये पार्ट है, स्टेम सेल हम लोग पढ़ते हैं, वो सी कोशिका जो पुनर्जीवित हो सके उसको स्टेम सेल कहा जाता है। तो उसको प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम से कोशिकाओं से बने दुनिया के पहले वाणिज्यिक चिकित्सा उत्पाद, मतलब ऐसा ये चीज है, बताते हैं। एम्प्रेची और रिहार्ट को मंजूरी दी है, मतलब एक प्रकार का ये प्लूरिपोटेंट से बना हुआ, मतलब स्टेम सेल से बना हुआ डिवाइस है, ये अंग है जो कि जिसका नाम अमेरिची और रिहार्ट है, जिसका प्रयोग अब व्यापार के रूप में इसको लोग खरीद बिक्री करके अपने शरीर में लगा सकता है। एक तरह से जो कहा जाता है कि स्टेम सेल कोशिका द्वारा अंगों का निर्माण होता है, तो उसका नैतिकता क्या रहेगी, लोग अंगों का खरीद बिक्री शुरू कर देगा। तो उसी तरीका से रिहार्ट और अमाचपेरी जो है जापान द्वारा शुरू किया गया ये सब चीज है, जो कि स्टेम सेल करके कोशिका बनाया जाएगा और उसको खरीद बिक्री किया जाएगा। गुजरात सरकार ने वायु प्रदूषण समस्या को निपटने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स को दीर्घकालिक ऋण उपलब्धता सुन, जो पैक्स होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति इसको कहा जाता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए डेप्ट ऋण उपलब्ध कराएगा कौन, ये योजना के तहत दीर्घावधि कृषि पूंजी सहकारी योजना। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपीएसजीडी ने देश का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सुविधा शुरू किया है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के तहत समुद्री जहाजों को आपात स्थिति से आग लगने, यांत्रिक खराबी या डूबने की स्थिति में सुरक्षित कार्गो, मतलब एक तरह की पोर्ट ऑफ रिफ्यूज नहीं कहते, वित्तीय
आपातकाल की स्थिति में जहाजों को मदद करने की सुविधा ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने शुरू किया है। गौ टेक पुणे महाराष्ट्र में गौरहित उद्योग और मदद करने, मतलब ग्रामीण आधारित जो कि गाय आधारित डेयरी फार्म है, कृषि उत्पाद है, गोबर हुआ, इन सब चीज के लिए बढ़ाने के लिए गौ टेक शुरू किया गया महाराष्ट्र में। बुटिस वर्ग भीमाई रूपनारायणी नदी पश्चिम बंगाल में है, एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। गीचक नकाना गोलपारा असम में खोज गई पूर्वोत्तर भारत की पहली अंधी भूमिगत मछली है, याद रखिएगा। आयूर 16 वन में पहला डार्क स्काई पार्क, पहले भी हम देख चुके हैं। सेकंड इंडियन बाइसन फेस्टिवल, इंडियन बाइसन जिसको भारतीय गौर कहा जाता है, ये भारतीय भैंस जंगली भैंसा कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कुछ वनों में पाया जाता है। तो उसका सेकेंड इंडियन बाइसन फेस्ट जो है देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य उड़ीसा में हुआ गया, और यही इंडियन बाइसन जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, इसको याद रखिएगा। चर्चा में रहा पोची वजानी वन्य अभ्यारण्य त्रिशूर केरल में है। प्रोजेक्ट हनुमान कौन लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एआई संचालित वन मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु। और एक प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एआई आधारित मानव वन्यजीव संघर्ष के पहल को कम करने के लिए पहली बार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में यह काम शुरू किया गया है? गेल के सीएमडी बने हैं दीपक गुप्ता, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की नवरत्न कंपनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति, पहले भोपाल से सांसद हुआ करती थी। 94 नंबर ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, असम के हैं। ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, 2500 फिरे अंक प्राप्त करने पे ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है, और यह पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर है। फरवरी 2026 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है अरुंधति रेड्डी, भारत की है। अब हम लोग अंतिम में पहुंच गए हैं। दुनिया के पहले प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग, रोड पर जो है, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं आईपीएल, बहुत प्रकार के प्लेयर शामिल होते हैं, क्रिकेट महिला डब्ल्यूपीएल में, फुटबॉल में भी लीग होने लगा है, हॉकी में भी लीग होने लगा। उसी तरह से आईपीएल में जो रोड साइकिलिंग होता है, रोड साइकिलिंग में टीम आधारित लीग आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का आयोजन भारत में किया जाएगा, और ये आयोजित किया जाएगा पुणे में, और इसके लिए एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर न्यूजीलैंड ने संन्यास ले लिया है, सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। संगीत क्रांति पुरस्कार 2026 सरस्वती वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमरेश। वीणा जो होता है कई प्रकार के होता है, तो उसमें एक सरस्वती माता का जो वीणा होता है उसको सरस्वती वीणा कहा जाता है, उसके ये डॉक्टर जयंती कुमारेश जी को है संगीत क्रांति पुरस्कार मिला है। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 प्रोफेसर यशवंत गुप्त खगोल को मिला है। इस माइंड बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रत्येक समझने के लिए डॉक्टर कीर्ति के कांत को मिला है, और ये पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार आरबीआई को मिला है लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा। 25वां सरस्वती सम्मान जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए, ये बांग्ला उपन्यास है। और एबेल पुरस्कार 2026 मिला है गेड फॉल्टिंग्स को, गणित का नोबेल इसको कहा जाता है। तो ये हम लोग को रहा मार्च मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको आप लोग ओवरव्यू करके एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको पूरा सुन लीजिएगा। बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए